मैं जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि महीने के सारे खर्चे के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मिडिल क्लास फैमिली के हर एक इनकम ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये बात आपके साथ डिस्कस करूं। आज इस वीडियो में हम 25,000 मंथली सैलरी से लेकर 2 लाख की मंथली सैलरी तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको यहाँ से फिनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपका रुपया कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। शुरू करते हैं 25,000 की मंथली सैलरी से। मान लेते हैं कि आपका एज 22-25 साल के आसपास का है, आपने कॉलेज पास आउट किया है, आपको नई नौकरी लगी है और आप नई सिटी में गए हैं और अभी आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपये है। 8 से 10,000 रुपये तो रेंट पे ही निकल जाते हैं, 5,000 रुपये खाने का खर्चा है और फिर मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई और ट्रांसपोर्टिंग का बिल पेमेंट करते करते महीने के अंत तक में हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं बच पाता है। रियलिटी ये है कि आप इस इनकम से अमीर तो नहीं बन सकते। ये बात सुनने में आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना पहुंची हो, लेकिन सच्चाई यही है। तो फिर करें क्या? एट दिस स्टेज आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए इनकम को बढ़ाने का। नए कोर्स करो, स्किल सीखो, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो जॉब स्विच करो या फिर साइड हसल शुरू करो। कैसे भी करके आपको अपने इनकम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसलिए इस स्टेज पे आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पे इन्वेस्टमेंट, विशेष करके आपके टाइम और स्किल का। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सीखना पड़ेगा। लेकिन 25,000 की सैलरी को कैसे मैनेज करना है ये डिस्कस करते हैं। 15,000 आपकी जरूरत की चीजों पे खर्चा होगा, जैसे कि खाना, रेंट और ट्रांसपोर्टिंग बिल। 5,000 आपको अपने मजे के लिए रखने हैं, जैसे कि बाहर खाना खाने जाना हो या फिर आपको कोई गैजेट खरीदना है जिसके लिए आप पैसे रख रहे हो। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, एक बार अपने इस कैटेगरी में मंथली अलॉटमेंट के रुपये को खर्च कर दिया है तो आपको वहीं रुक जाना है। उधार लेकर कभी भी खर्च नहीं करना है। तो 25,000 में से 20,000 आपके खर्च हो चुके हैं, अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 5,000। अब इस 5,000 का क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना है। प्रेजेंट इनकम लेवल पे ये लगभग 1 लाख का होना चाहिए, ताकि अगर नौकरी अचानक चली जाए, आपको जॉब स्विच करना पड़े या फिर कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो आप उसे खुद हैंडल कर सके, किसी से आपको रुपये मांगने की जरूरत ना पड़े। इस इमरजेंसी फंड को आपको सेविंग्स अकाउंट में ही रखना है और अगर ये 50,000 से ऊपर चला जाए तो आप एफडी में जा सकते हैं। मान लेते हैं आपने कुछ कोर्स किया, अपने आप को अपडेट किया और अब आपकी मंथली सैलरी 50,000 तक पहुंच गई है। अब आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। इस स्टेज में आने के बाद लोग सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं। अब चाहे वो नया अपडेटेड फोन हो या फिर कुछ ऐसा खर्चा हो जिसे नहीं करने से भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। तो आपको ऐसे खर्चे को अवॉइड ही करना है, क्योंकि इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजों को ठीक करना जरूरी है। चूंकि आपका इनकम लेवल बढ़ चुका है तो आपको अपना इमरजेंसी फंड भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये मिनिमम 2 लाख के आसपास का होना चाहिए। अब इतने दिनों में आपने जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखी है वो अब आपके काम आएगा। अब आप जो भी इनकम कर रहे हैं उसका 60% आपके प्रेजेंट खर्चे के लिए है, बाकी 40% आपके इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड के लिए है। यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 हो तो 50,000 का 60% यानी 30,000 रुपये खर्च के लिए है और 40% यानी 20,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इस 20,000 को कैसे इन्वेस्ट करना है ये देखते हैं। 8,000 रुपये आपको म्यूचुअल फंड में डालने हैं। चूंकि आप नए इन्वेस्टर हैं इसलिए इंडेक्स फंड ही आपके लिए अच्छा है। ये लो कॉस्ट फंड है और मार्केट जैसे जैसे बढ़ता है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी वैसे ही बढ़ती है। 4,000 आपको पीपीएफ में डालने हैं। पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जनरली जो भी स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट सबसे हाई होता है। दूसरा ये है कि इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा पीपीएफ में डालते हैं तो आपका एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा और इससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। आज की डेट में अगर 50 लाख रुपए भी आपको पीपीएफ इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं तो आपको 1 रुपये भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड और पीपीएफ के बाद आपको 3,000 रुपये गोल्ड में डालना है। चूंकि आपने इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर लिया है तो आपके लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि इक्विटी मार्केट जब भी गिरता है तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस देगा। फिजिकल गोल्ड खरीदना रिस्की हो सकता है, इसीलिए आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। 5,000 रुपये आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखने हैं। इस स्टेज में आने के बाद ही लोग कार खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन 50,000 की मंथली सैलरी पे आपको कार नहीं खरीदना है। हाँ, आप बाइक ले सकते हैं, वो भी 1.5 लाख के अंदर, लेकिन उस बाइक के प्राइस का 30% आपको डाउन पेमेंट जरूर करना है। नई चीजें खरीदने से हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ महीनों तक रहती है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है तो ये हर महीने आपको टेंशन देता रहता है। चलते हैं अब नेक्स्ट इनकम लेवल पे। आपने फिर अपने आप को अपग्रेड किया, आपको इंक्रीमेंट भी मिला, अब आपकी मंथली सैलरी 1 लाख हो गई है। इस स्टेज में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना है और फिर मेडिक्लेम, क्योंकि बिना मेडिक्लेम के एक बार भी अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपने अभी तक जो कमाया वो सारा खत्म हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपने इमरजेंसी फंड को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वो मिनिमम 3 लाख का होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि आपके मंथली इनकम का 60% आपके खर्चे के लिए है। याद रखें, इस 60% में आपके मेडिक्लेम का खर्चा और टर्म इंश्योरेंस का भी खर्चा इंक्लूडेड है। यानी 1 लाख का 40% यानी 40,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसका एलोकेशन कैसे होगा ये देख लेते हैं। 15,000 आप म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू कीजिए। अब चूंकि आपने कुछ साल तक मार्केट को देख लिया
है, अब कुछ पैसे स्टॉक्स में डालिए, ये 10,000 मंथली तक हो सकता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पहले सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। 5,000 आप पीपीएफ में डालें, 5,000 गोल्ड पे और 5,000 इमरजेंसी फंड। याद रखें कि इस स्टेज में आने के बाद आपकी सैलरी में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए आपको जो भी इंक्रीमेंट मिलता है उसका 40% जरूर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी अगर आपकी सैलरी प्रेजेंट में 1 लाख है और बाद में वो 1,20,000 हो जाता है तो आपको 20,000 का 40% यानी 8,000 इन्वेस्टमेंट में जरूर बढ़ाना है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब आपकी सैलरी 1.5 लाख हो गई है। अब गेम चेंज हो गया है। इस लेवल पे आपको एक नया माइंडसेट चाहिए। अब आप सर्वाइव नहीं थ्राइव कर रहे हैं। यहाँ से आपका एक बड़ा कॉर्पस बन सकता है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। 1.5 लाख का 40% यानी 60,000 आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। इसका एलोकेशन कैसे होगा ये देखते हैं। 20,000 आप म्यूचुअल फंड में डालिए, 10,000 स्टॉक में। 10,000 का एक्सपोजर आप यूएस स्टॉक में ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट में टेक कंपनीज और एआई कंपनीज का एक्सपोजर लिमिटेड है। हम ये भी देख रहे हैं कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपया गिरता जा रहा है, तो यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको डॉलर एप्रिसिएशन का भी फायदा देगा। 8,000 आपको पीपीएफ में डालने हैं, 7,000 गोल्ड में और 5,000 इमरजेंसी फंड में। 1.5 लाख की मंथली सैलरी पे आप गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन वो 15 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिनिमम 30% का आपको डाउन पेमेंट ये करना है। अगर आप घर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको नेक्स्ट इनकम लेवल तक रुकना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इस लेवल पे आने के बाद आपको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी। पोर्टफोलियो क्या है, इसकी रीबैलेंसिंग क्या है, इसका डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रही और अब आप मंथली 2 लाख की सैलरी पर पहुंच चुके हैं। पर यहाँ भी आपके लिए एक ट्रैप है। यहाँ पे लोग अनवांटेड चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च करने लगते हैं। उनके मन में यह भाव आ जाता है कि वो इसे डिजर्व करते हैं, या फिर वो इन्वेस्टमेंट में भी लेजी हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें ही आपके लिए खतरनाक, क्योंकि अगले 5-10 साल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आकर भी आपने अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन किया तो आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है। 2 लाख का 40% यानी 80,000 आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखने हैं। इसका एलोकेशन कैसे होगा ये समझते हैं। 25,000 आपको म्यूचुअल फंड में डालने हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट में 15,000 और 10,000 यूएस स्टॉक में। 10,000 का आप नया एक्सपोजर बॉन्ड में ले सकते हैं, क्योंकि ये एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है। 8,000 आप पीपीएफ में डालिए, 7,000 गोल्ड में, 5,000 का नया एक्सपोजर आप क्रिप्टो में ले सकते हैं। अगर क्रिप्टो चलता है तो आपको काफी बड़ा रिटर्न दे सकता है, और अगर नहीं भी चलता है तो ये कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं होने वाला है। अगर ये आइडिया आपको रिस्की लग रहा है तो इस अमाउंट को आप इक्विटी में डाल सकते हैं। 2 लाख की मंथली इनकम पे आप घर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला ये है कि 2-3 साल से आप इस इनकम लेवल पे बने हुए हैं। दूसरा ये है कि आपका कोई भी दूसरा लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है, जैसे कि कार लोन वगैरह, इसका पूरा पेमेंट आपने कर दिया है। तीसरा ये है कि घर का 25 से 30% आप डाउन पेमेंट करने की पोजीशन में है। चौथा ये है कि आपकी ईएमआई 50-60 हजार से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और पांचवा ये है कि ईएमआई पेमेंट करने के बाद भी आपके पास सैलरी का 20 से 25% बच रहा है, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये सारी कंडीशन हाँ में है तो आप घर खरीदने के लिए रेडी हो चुके हैं। होम लोन 15 से 20 साल का कमिटमेंट है। जनरली हम देखते हैं कि लोग घर खरीदने की जल्दी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो जरूरी यह है कि आप स्मार्ट बन के सोचो। आज हमने इस वीडियो में 5 इनकम लेवल को डिस्कस किया है। हर एक इनकम लेवल के अलग गोल्स हैं, अलग स्ट्रेटेजी है, अलग प्रायोरिटीज है। लेकिन हर एक इनकम लेवल पे एक रूल कॉमन है कि आप जो भी कमा रहे हैं पहले उसमें से सेविंग का पैसा निकाल दें, और जो पैसा बच रहा है उसी में आपको अपने लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले खर्चा कर लूं फिर जो बचेगा वो इन्वेस्ट कर लूंगा, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। हमने देखा है कि कुछ लोगों ने कभी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन हमेशा इस रूल को फॉलो किया कि पहले इन्वेस्ट करो फिर जो बचता है उसको खर्च करो। और उन्होंने एफडी, रियल एस्टेट और पीपीएफ में रेगुलर इन्वेस्ट किया, और आज वो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं पे हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपने लाइफ स्टाइल में तो अच्छा खासा खर्च किया, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया। उनका भी यही सोचना था कि पहले लाइफ स्टाइल पे खर्चा कर लेते हैं फिर जो बचेगा वो इन्वेस्ट कर लेंगे, और वो आज बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो, आपके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। तो आप हमें कमेंट में बताना कि आप किस इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं और आपने कौन कौन सा एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नए वीडियो में।